नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। देश की 12 जिला पंचायतों में निवर्तमान अध्यक्ष प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं। 1 दिसंबर को इन जिला पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया। अब नई जिला पंचायतों का गठन होने या 6 महीने तक जो भी पहले प्रशासन अब प्रशासक नियुक्त कर दिए। प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधि पिछले काफी समय से अपना कार्यकाल बढ़ाने की मांग कर रहे थे। शासन के क्षेत्र और ग्राम पंचायतों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया। हालांकि जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है। शासन के आदेश के बाद हरिद्वार जिले को छोड़कर अन्य सभी 12 जिला पंचायतों के अध्यक्ष ने संबंधित जिला पंचायतों में प्रशासक के रूप में कार्यभार संभाल लिया। तो अगली खबर देहरादून से है, जहां नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति अब तेज कर दी है। कांग्रेस के जिला प्रभारी प्रकाश जोशी देहरादून पहुंचे, जहां कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी और कांग्रेस समर्थकों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यालय पहुंचने पर प्रकाश जोशी ने आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर तैयारियों को लेकर बातचीत की। कांग्रेस समर्थकों ने नवीन जोशी का जमकर स्वागत किया और आगामी चुनाव को लेकर चर्चा हुई। निकाय चुनाव को लेकर पूरी तैयारी की जा रही है और अब कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति तैयार कर ली है। कांग्रेस के जिला प्रभारी प्रकाश जोशी देहरादून पहुंचे, जहां कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी और कांग्रेस समर्थकों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। और साथ ही आपको बता दें, कांग्रेस कार्यालय पहुंचने पर इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय केंतुरा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभय, निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति की चर्चा की जा रही है लगातार कि कांग्रेस ने रणनीति बना लिया है। क्या कुछ रणनीति बनाया गया है? कैसे चुनाव में उतरने की तैयारी है? बिल्कुल, इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर अब कांग्रेस ने जो अपनी तैयारियां थी, उन तैयारियों का अंतिम रूप देने का काम शुरू कर दिया है। अब तक पार्टी संगठन अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रहा था। जनता के बीच पार्टी की जो नीति है, जो पार्टी की सोच है, उनको ले जाने का काम कर रहा था। और अब इसके बाद उम्मीदवारों के चयन को लेकर कांग्रेस पार्टी काम करती नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से जो जिलों के जो प्रभारी नियुक्त किए गए निकाय चुनाव को लेकर, वो अपने अपने जिलों में पहुंचने का काम कर रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं ताकि संभावित जो उम्मीदवार है निकाय चुनाव के, उनका फीडबैक यहाँ पर जाना जा सके और ये कोशिश की जा सके कि जो जिताऊ और टिकाऊ जो प्रत्याशी है, उसको यहाँ अंतिम रूप में आज अपनी जो पैनल है, पैनल में शामिल करने का काम यहाँ पर किया जा सकेगा। और आज ये कह सकते हैं कि देहरादून जिले के जो प्रभारी है निकाय चुनाव को लेकर, जनपद के जो प्रभारी है प्रकाश जोशी, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है, वो आज देहरादून पहुंचे हैं, जहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी और उनके समर्थकों ने उनका गर्भ जोशी के साथ स्वागत किया है। और सीधे तौर पर अब उसके बाद जो पार्टी की जो अभी तक की जो रणनीति रही है, जो जनपद में जो काम यहाँ पर किए जा रहे हैं, खासतौर पर देहरादून नगर निगम को लेकर जो पार्टी अपनी चुनावी तैयारी कर रही है, उन तैयारियों को लेकर उनसे बातचीत यहाँ पर की है, उनका अवगत कराया कि किस प्रकार से पार्टी संगठन यहाँ पर काम कर रहा है। तो अब ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस लगातार निकाय चुनाव को लेकर जो दावे यहाँ पर कर रही थी, वो दावे मजबूत करने का काम यहाँ पर हो रहा है। और अब यह काम यहाँ पर कांग्रेस तैयारी कर रही है कि ताकि जो संभावित जो प्रत्याशी है, उनके नामों का पैनल यहाँ पर तैयार किया जा सके, ताकि समय से प्रत्याशी घोषित हो और चुनाव की जो तैयारियां, उन तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम किया जा सके। अबे, जिस तरीके से हमने देखा कि अभी हाल ही में उपचुनाव का परिणाम आया है और उपचुनाव ने तो बीजेपी को अच्छी जीत मिली, इसमें कांग्रेस को हार मिली। उसके तुरंत बाद सबकी निगाह निकाय चुनाव पर गई, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी को और धामी सरकार को घेरने की कोशिश भी की। हालांकि तैयारी दोनों तरफ से उतनी है या किसी की तैयारी बेहतर है या किसी की उससे थोड़ी कम, क्योंकि कांग्रेस खेमे में तो लगातार ये चल रहा है कि अभी तैयारी की जाएगी। वहीं बीजेपी की तरफ देखा जाए तो बीजेपी 2 स्टेप आगे है निकाय चुनाव में भी। देखिए, बीजेपी के संगठन और कांग्रेस के संगठन में बड़ा अंतर यहाँ पर देखा जा सकता है। बीजेपी का जो संगठन है हमेशा चुनाव को लेकर यहाँ पर काम करता है, जबकि कांग्रेस में जो चेहरे की जो राजनीति होती है, उस राजनीति के आधार पर पार्टी सक्रियता यहाँ पर अपने दिखाने का काम करती है। लेकिन निकाय चुनाव को लेकर पिछले 1 साल से कांग्रेस का जो संगठन है वो लगातार यहाँ पर काम कर रहा है।
निकाय चुनाव की तिथियों का ऐलान अभी तक यहाँ पर नहीं हो पाया, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने निकाय चुनाव को लेकर सत्ताधारी दल को घेरने की पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली। कांग्रेस इस समय अपनी जो संभावित उम्मीदवार है उन उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारने से पहले जनता के बीच पहुंचने का काम यहाँ पर करा रही है, ताकि जनता से वो सीधा यहाँ पर इंटरेक्शन अपना कर सके और जनता के बीच में अपनी पकड़ को मजबूत यहाँ पर कर सके। तो कोशिश लगातार वही है और अभी भी ये कहा जा सकता है कि बीजेपी की तैयारियों के से अलग कांग्रेस की जो तैयारी है वो भी सीधा मुकाबला देने के लिए यहाँ पर तैयार होती हुई दिख रही है। और अभी तक के निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर हम ये देखें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बराबर से नजर यहाँ पर आ रहे हैं। जी हाँ, ठीक है अभय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आगामी निकाय चुनाव को लेकर पूरी तैयारी की जा रही है और इसी को लेकर किस तरह से किस रणनीति के जरिए चुनावी मैदान में उतरा जाएगा उसकी भी तैयारी की जा रही है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की सरगर्मियां अब वो बढ़ गई हैं। हालांकि अभी ओबीसी आरक्षण को लेकर जो सस्पेंस है वो बरकरार, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों का निकाय चुनाव को लेकर जनता के बीच में जाना अब शुरू हो चुका है। सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस निकाय चुनाव में अपनी अपनी जीत के दावे करते हुए नजर आ रहा है। अगर दूसरी ओर प्रत्याशी चयन की बात की जाए तो बीजेपी प्रत्याशी चयन को लेकर कोई कसर छोड़ने के मूड में फिलहाल नहीं दिखाई दे रही। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशी का चयन की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है और ओबीसी आरक्षण के साथ ही पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी और उनके माध्यम से प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। और बहुत जल्दी हम अपने प्रभारी घोषणा करने वाले हैं। बाद में जैसे आरक्षण क्लियर होता है परोक्षक भेजेंगे और एक जनता के बीच में सब प्रकार का संवाद करते हुए और एक सर्वे के आधार। तो वहीं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी WII ने हेमकुंड साहिब, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में श्रद्धालुओं की धारण क्षमता का आकलन कर अध्ययन शुरू कर दिया है। संस्थानों को यह जिम्मेदारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दी है। इस अध्ययन में संस्थान धार्मिक स्थल पर श्रद्धालुओं के रुकने की क्षमता, चिकित्सा सुविधा, कूड़ा निस्तारण, खच्चर घोड़ों की संख्या और उनका प्रबंधन समेत कई बिंदुओं पर पूरी एक रिपोर्ट तैयार करेगी और उस रिपोर्ट को वो सामने लाएगी। इससे भविष्य में यात्राओं का संचालन और बेहतर करने में मदद मिलेगी। यात्रा के शुरू में बड़ी संख्या में यात्री पहुंचते हैं तो इन जगहों पर व्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ जाता है। अगली खबर से है जहां सांसद अनिल बलूनी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी कार्यकर्ता ने जिला अस्पताल पौड़ी में मरीजों को फल और कंबल बांटे। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व सांसद प्रतिनिधि संजय बलूनी ने कहा कि यह हर कार्यकर्ता के लिए गौरव का दिन है कि आज गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी का जन्मदिन उनके संसदीय क्षेत्र में मनाया जा रहा है और इसी के उपलक्ष्य में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल पौड़ी में जाकर मरीजों को फल और ठंड से बचने के लिए कंबल का वितरण किया। माननीय सांसद गढ़वाल अपने सम्मान अनिल बलूनी जी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आज हमने सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के जिला अस्पताल पौड़ी में कंबल वितरण और इसके पश्चात अभी हमारे यहाँ पर कार्यक्रम रखा हुआ है मिष्ठान वितरण का और सभी कार्यकर्ता और हमारे मतदाता भाई बहन है वो यहाँ पर आकर के मिष्ठान आदि का कार्य करेंगे। मैं आप सभी लोगों की तरफ से माननीय सांसद जी को ढेर सारी। तो अगली खबर दिनेशपुर से है जहां नगर पंचायत के सफाई कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि दिनेशपुर नगर पंचायत के कर्मचारी पहले से ही कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों की समस्याओं का निवारण करने के बजाय उन्हें निकाला जा रहा है और इसी के विरोध में सफाई कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही देवभूमि निकाय संयुक्त कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय सौदाभन ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मांग पूरी न होने पर चक्का जाम के साथ साफ सफाई की व्यवस्था भी ठप हो जाएगी। निकाय चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी। मांग ये है कि आग में इनका जो है ठेका प्रथा बंद होना चाहिए और जिनको 25-25 साल हो गए 33 साल हो गए कि आग में सुस्ता समिति में करते हुए ठेके में भी 6 से साल करीब हो गए इनको, तो इनको जो है कि आग में जो है 10 साल वालों को परमानेंट करा जाए और जो है जो नई भर्ती करी जाए। आबादी बढ़ रही है और क्या में और सरकार ने क्या में बलकन बढ़ाने की बजाय बढ़ाना चाहिए और उनको जो है निकालने की क्या में
आदेश कर दिया है कि आग में, अखबारों में भी दे दिया सरकार ने। ये गलत है। या आबादी बढ़ रही है तो कम से कम कर्मचारियों को रखने चाहिए, और रखने के बावजूद क्या में कर्मचारियों को, पुराने कर्मचारियों को निकालने के क्या में आदेश कर दिया है सरकार ने, अखबार में भी निकाल दिया सरकार ने। ये गलत है। हमारे बाल्मीकि समाज के साथ में शोषण हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, और गलत ही हो रहा है समझ लो, बहुत ज्यादा। और हमारा क्या में जो है कर्मचारियों ने काम करा, मेहनत करी, रातों दिन काम करा, फिर भी हमको जो है सरकार ये क्या में दंड दे रही है क्या में, और हमारे बलगन रखने के बावजूद हमको निकाला जा रहा है कर्मचारियों को। ये गलत है। हमारे साथ में बहुत शोषण हो रही है। हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम तो मुख्यमंत्री का घेराव भी करेंगे, मुख्यमंत्री को विज्ञापन भी देंगे, और हमारी मांगे पूरी कर दी तो कोई हड़ताल नहीं होगी, कोई क्या उनका मुख्यमंत्री का घेराव वगैरह कुछ नहीं होगा क्या में। तो अगली खबर देहरादून से है, जहां लोक निर्माण विभाग के नवनियुक्त प्रमुख अभियंता राजेश चंद्र शर्मा ने कार्यभार संभाला। आपको बता दें कि राजेश चंद्र शर्मा ने यमुना कॉलोनी स्थित लोक निर्माण विभाग के कार्यकाल में कार्यभार ग्रहण किया, और इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि उनकी प्राथमिकता यानी कि उनकी जो पहला उनका जो स्टेप होगा वो मुख्यमंत्री की घोषणाओं को धरातल पर उतारना होगा। सड़क सुरक्षा पर विशेष कार्य करने के साथ ही अन्य कार्यों को पूरा करना। तो सीएम की घोषणाओं को धरातल पर उतारने की पूरी कोशिश की जाएगी राजेश चंद्र शर्मा की तरफ से, और उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। और आज वहां पर पहुंचने के बाद अधिकारियों के द्वारा उनका स्वागत किया गया, और सीएम की जितनी भी घोषणाएं हैं उनको जमीन पर उतारने की बात उन्होंने कही। जो माननीय मुख्यमंत्री घोषणाएं हैं उनका क्रियान्वयन हो, एक सड़क सुरक्षा का एक बड़ा हमारे उत्तराखंड में एक इशू रहता है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र होने की वजह से जो हमारी जो दुर्घटनाएं हैं उसकी एक वल्नरेबिलिटी रहती है, तो सड़क सुरक्षा के ऊपर भी बहुत फोकस रहेगा। एक हमारा जो विजन चंपावत है और एक मानस खंड है, इसके अलावा शासन की कई प्राथमिकताएं होती हैं। हमारे देहरादून शहर के अंदर इसके जो कंजेशन है इसको खत्म करने के लिए कई प्रोजेक्ट हमारे इस समय चल रहे हैं, जो भी हमारे प्रिलिमिनरी स्टेज पर है। उसमें ये चाहेंगे कि ये धरातल पर उतरे, जितने हमारे इसमें शिफ्टिंग होनी है, जो चीजें होनी है, जो काम करने से पहले जो हमारी एक रुकावटें होती हैं उनको जल्दी से पूरा किया जाए, उसके बाद उनको धरातल पर उतारा जाए। ये शासन के निर्देशानुसार जो भी आदेश मिलते हैं उनको क्रियान्वयन करने का उद्देश्य है। तो उत्तराखंड और बारिश के आसार अभी अगले कुछ दिनों तक देखने को नहीं मिलेंगे। देश के कई राज्यों के साथ ही उत्तराखंड में भी तापमान लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन नवंबर महीना बीत जाने के बाद भी बर्फबारी और बारिश नहीं हुई है। खास बात तो यह है कि दिसंबर में भी अगले एक हफ्ते तक बर्फबारी और बारिश के कोई आसार नहीं। उत्तराखंड के मौसम विभाग के पूर्व निदेशक ने उत्तराखंड में बारिश या बर्फबारी नहीं होने की वजह को पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय न होना बताया। भारतीय मौसम विज्ञान सोसाइटी के प्रेसिडेंट और दिल्ली मौसम विभाग के एडिशनल डायरेक्टर जनरल के पद पर रिटायर्ड आनंद शर्मा का कहना है कि उत्तराखंड में अब तक शीतकाल शुष्क रहने का कारण पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय न होना है। बारिश और बर्फबारी के लिए उत्तराखंड वासियों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। धूप और मौसम शुष्क रहने की वजह से ज्यादातर क्षेत्रों में तापमान की सामान्य से अधिक वो बने हुए हैं, और इससे ठंड भी समय पर नहीं पड़ पा रही। तो मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि अभी बर्फ नहीं पड़ेगा, बारिश भी नहीं होगी, और आमतौर पर अगर पिछले वर्ष में देखा जाए तो नवंबर महीने के अंतिम हफ्ते में या दिसंबर की शुरुआत में ठंड और बर्फ और बारिश तीनों देखने को मिलता है। लेकिन इस बार
दिसंबर के अगले एक हफ्ते में भी फिलहाल ऐसे कोई लक्षण मौसम के नजर नहीं आए। उत्तराखंड की तो मुझे लगता है सितंबर के बाद से बारिश वर्षा नहीं हुई है, और इक्का छुटपुट मामूली से बर्फबारी हुई है तो अलग बात है, वरना एक लंबा ड्राई स्पेल हो चुका है। और उसका मुख्य कारण यही है कि अभी तक क्या होता है, जैसे हम विंटर की तरफ जाते हैं तो पश्चिमी विक्षोभ जिसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, वो हमें हमारे इलाके को मतलब कि प्रभाव करना, उनका प्रभाव दिखने लगता है। पर इस बार ऐसा हुआ है कि अभी तक कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। फिलहाल एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है जो कि आने वाले कुछ 2-3 दिन के अंदर उसका जो प्रभाव दिखेगा वो मेनली दिखेगा जम्मू कश्मीर से, मामूली से हो सकता है हिमाचल से। और जहां तक उत्तराखंड की बात करें तो अभी इंतजार करना पड़ेगा थोड़े दिन और जैसे कि है कि दिन में धूप है और बिल्कुल सुबह तो खैर सुबह शाम पहाड़ी इलाकों में तो ठंड है अभी भी, मगर हाँ मैदानी क्षेत्रों में तो जैसा बिल्कुल दिन के समय तो अच्छी खासी आप कह सकते हो धूप के चलते तापमान भी अच्छे खासे ऊपर बढ़े हुए हैं। तो अभी फिलहाल राहत नहीं दिखाई दे रही है वर्षा से, अगले हम बात करें 4-5 दिन के लिए। तो अगली खबर रुड़की से है, जहां काफी दिनों से झबरेड़ा क्षेत्र में लगातार जलाई जा रही प्लास्टिक को लेकर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें कि प्रशासन ने झबरेड़ा और कोटवाल आलमपुर में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम ने 6 कोल्हू क्रैशरों को सीज कर दिया। आपको बता दें कि 6 कोल्हुओं पर भारी मात्रा में प्लास्टिक पाई गई और जिसके चलते क्षेत्र के लोगों को प्रदूषण से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लंबे समय से जलाई जा रही थी प्लास्टिक और अब एक्शन में प्रशासन देखने को मिला। झबरेड़ा क्षेत्र में प्रशासन ने छापेमारी की और नतीजन 6 कोल्हू क्रैशरों को सीज कर दिया गया कार्रवाई किए जाने के दौरान। तो लंबे समय से प्लास्टिक जो है वो जलाई जा रही थी और उसकी वजह से निकलने वाले प्रदूषण से आसपास के लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इन पर प्रतिबंधित ईंधन मिला है जिन कोल्हुओं के पास में, उनको हमने सीज कर दिया है। फिलहाल एक झबरेड़ा के अंदर सीज किया गया कोल्हू और 3 कोल्हू जो हमारे कोटवाल आलमपुर में सीज किए गए। उनके पास काफी मात्रा में प्रतिबंधित ईंधन मिला है। इनके लिए ये चरखियां सील रहेंगे अग्रिम आदेश तक, जब तक एसडीएम साहब का कोई आदेश नहीं होता। उन्हीं के आदेश के अनुपालन में दोबारा खोली। तो रामनगर विकासखंड के पंचायत प्रतिनिधियों ने निवर्तमान ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी और ग्राम प्रधान संगठन अध्यक्ष मिथिलेश डंगवाल के नेतृत्व में विकासखंड कार्यालय में तालाबंदी करते हुए प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। तो पंचायत प्रतिनिधि ने खंड विकास अधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी भेजा है और इस प्रदर्शन के दौरान ज्येष्ठ ब्लॉक का प्रमुख संजय नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार जिला पंचायत अध्यक्षों की तर्ज पर ग्राम प्रधान और ब्लॉक प्रमुखों को भी प्रशासक नियुक्त करे। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बनाकर जो सौतेला व्यवहार किया है उसे सहन नहीं किया जाएगा। मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांग कि हम पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 29 तारीख को खत्म हो चुका है और जिला पंचायत का जो कार्यकाल था वो 2 दिसंबर को खत्म होना था और हम शुरू से मांग कर रहे थे कि हमारा कार्यकाल बढ़ाया जाए। कोरोना काल में जो हमारे 2 साल बर्बाद हुए हैं उस कोरोना काल के 2 साल को बढ़ाया जाए या हमें प्रशासक के रूप में हमें नियुक्त किया जाए। लेकिन अचानक सरकार ने जो है हमारे तो प्रशासक ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधानों में प्रशासक नहीं बैठाए और जिला पंचायत में उन्होंने जो है जिला पंचायत अध्यक्ष को ही निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष को ही जो है प्रशासक बना दिया, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में रोष है। और रामनगर ब्लॉक में भी हमने आज यहाँ पर तालाबंदी की कि हमारी ये मांग है कि हम लोगों को भी ब्लॉक प्रमुख जो ग्राम प्रधान है उनको भी प्रशासक नियुक्त किया जाए। और निश्चित रूप से एक बड़े खेल की इसमें शुरुआत हमें नजर आ रही है। कुछ न कुछ इसमें एक ऐसा खेल हुआ है जिससे कि केवल जिला पंचायत अध्यक्षों को ही जो है प्रशासक नियुक्त किया गया और हम लोगों को जो है प्रशासक। तो उत्तराखंड में साल भर पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की आवाजाही लगातार लगी रहती है और ऐसे में प्रदेश सरकार ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए सड़क चौड़ीकरण के साथ ही प्रमुख तीर्थों, शहरों और पर्यटन स्थलों पर पार्किंग स्थलों का निर्माण कर रही है। वर्तमान में
विभिन्न विकास प्राधिकरणों के जरिए 182 स्थानों पर 15,000 से अधिक वाहनों की पार्किंग सुविधा तैयार की जा रही है, जिसमें से 34 जगह पार्किंग स्थल तैयार हो चुके हैं। एमडीडीए ऋषिकेश और देहरादून में 2000 गाड़ियों की पार्किंग को बनाया जा रहा है, जिसकी जानकारी एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने दी। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में अलग अलग विभागों और विकास प्राधिकरणों द्वारा पार्किंग बनाई जा रही है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा एक पार्किंग ऋषिकेश में बन रहा है, जिसमें लगभग 1200 गाड़ियों की पार्किंग होगी। एक पार्किंग देहरादून में पुरानी तहसील में बनाई जा रही है, ताकि पार्किंग की समस्या का समाधान हो सके। देश में पार्किंग बनाई जा रही है अलग अलग विभागों के द्वारा, अलग अलग विकास प्राधिकरणों के द्वारा। देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा एक पार्किंग हम लोग ऋषिकेश में बना रहे हैं, और जिसमें लगभग 1200 गाड़ियों की पार्किंग होगी। और एक पार्किंग हम देहरादून में बना रहे हैं, जो पुरानी तहसील हमारी रही है वहाँ पर। तो पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए। तो अगली खबर मसूरी से है, जहां स्वच्छ भारत मिशन के तहत क्लीन टॉयलेट अभियान 2024 के तहत सभी शौचालयों के दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया गया, जिसको लेकर अधिशासी अधिकारी रजनीश डुबरियाल और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आभास सिंह द्वारा मसूरी नगर पालिका के सभागार में शौचालय संचालन के ठेकेदार और पालिका के सभी सुपरवाइजर के साथ बैठक की, जिसमें अधिशासी अधिकारी ने टॉयलेट संचालक को पालिका द्वारा शौचालयों के संचालन को लेकर तय की गई शर्तों पर हर हाल में उसको पालन करने के निर्देश दिए। साथ ही पालिका के सभी सुपरवाइजर को उनके क्षेत्र के अधीन आने वाले सभी शौचालयों की देखरेख के साथ स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। तो क्लीन टॉयलेट अभियान को लेकर प्रशासन अलर्ट है और शौचालयों को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया गया है। चकाचक अभियान हमारे यहाँ 15 दिसंबर तक है। साथ में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 की टीम के द्वारा भी भ्रमण किया जाना है, जिसमें हमने संबंधित ठेकेदार को निर्देशित किया है कि जो उनके एग्रीमेंट के अनुसार जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जिसमें हमारी टीम के द्वारा स्कोर ज्यादा किया जाना है, उसको निश्चित तौर पे पूरा किया जाए। इसमें हमने सुपरवाइजर को मेनली 4 चीजों पे ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है। एक तो साफ सफाई, मेल फीमेल का वहाँ डिफरेंशिएशन बोर्ड है कि नहीं, शौचालय में रजिस्टर, फीडबैक रजिस्टर मेंटेन है कि नहीं, शिकायत पंजिका है कि नहीं, और साथ में जो कर्मचारी वहाँ पे रेगुलर तैनात है कि नहीं, ताकि उसके द्वारा हम जो संचालक है, चूंकि 24 जगह पे वो कार्य कर रहे हैं, तो सारे जगह पालिका की टीम हम लोग स्वयं नहीं पहुंच सकते, तो हमने सुपरवाइजर का उसमें सहयोग चाहा है। उसके लिए हमने अलग से। तो इसी खबर के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते हैं इंडिया वॉइस। नमस्कार।